हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस 2024 के एग्ज़ाम के लिए हम अपनी बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप अपना DSSB का सिलेबस देखोगे तो उसमें बायोलॉजी में टोटल 21 यूनिट्स दी हुई है, जिसमें से ये वो 17 यूनिट्स है जो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और हर एक यूनिट की मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है। जो भी यूनिट आपको देखनी है उसको आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर आपको ये सब टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ना, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं ना, अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए जब हम इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है, यानी कि आप अपने जैसे एक यंग वन को पैदा करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो आपको पता है बहुत सारे ट्रेट्स ना आपके अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो आपके पेरेंट्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को, इनहेरिटेंस को वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन कैरी करने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम्स करते हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर स्टोर्ड होती है, डीएनए के अंदर स्टोर्ड होती है। कभी कभी आपने देखा ना, जब ये कंफ्यूजन होता है कि ये बच्चा किसका है, तो हम डीएनए टेस्ट कराते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन में अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बन जाएंगे। और ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, इनकी वजह से ये ना बॉडी डिजाइन में चेंज आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसे होंगे जो आपके अंदर आपके पापा से आए हैं, आपकी मम्मी से आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो आप में एकदम यूनिक है, जो आपकी फैमिली में किसी के पास प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपके पास प्रेजेंट है। तो वो किसकी वजह से आते हैं, हमारे डीएनए के अंदर जो थोड़ा थोड़ा स्लाइट चेंज आता है उसकी वजह से आते हैं। अब उसके बाद होता है वेरिएशन का मतलब क्या होता है। तो वेरिएशन का मतलब होता है जितने भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके किसी से मैच नहीं करते, उसको हम क्या बुलाते हैं, वेरिएशन बुलाते हैं। तो आपको पता है डीएनए कॉपिंग के अंदर है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा बॉडी डिज़ाइन एकदम सिमिलर रहे, हमारे पेरेंट्स जैसे हम दिखे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या होना, डीएनए के कॉपी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा थोड़ी सी है ना वेरिएशंस आती है, और वो इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए। देखो आजकल है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट बदलती जा रही है, तो उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए आपकी बॉडी को डिफरेंट तरीके से अडेप्ट करना चाहिए। तो कभी कभी जो वेरिएशंस होती है ना, वो आपकी हेल्प करती है किसके अंदर, सर्वाइवल के अंदर, ठीक है। तो अडेप्ट कर पाओ आप बेटर, इसलिए वेरिएशन हमारी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए आपके डीएनए के अंदर, यानी कि इस तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए कि आप ह्यूमन के बच्चे हैं और अब आपके अंदर पंख निकल आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो स्लाइट वेरिएशन है वो हमारे लिए, हमारे स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब होता है जो हमारे सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है और प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम है ना डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्शन के मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहले हम है ना देखते हैं फिजन क्या होता है। तो जब आपकी सेल्स है ना स्प्लिट हो जाती है, पार्ट्स में टूट जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। तो आपने देखा होगा अमीबा क्या करता है, फिजन शो करता है। अमीबा क्या करता है, टू इक्वल डॉटर सेल्स में टूट जाता है, और इस तरीके से ही अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। अमीबा के अंदर ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन अमीबा। उसके अलावा आपने देखा होगा लेशमेनिया। लेशमेनिया क्या करता है, आपको एक बीमारी देता है जिसका नाम है काला अजहर। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा होता है, बाइनरी फिजन हो रहा होता है, लेकिन एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में टूटता है ये, ठीक है। एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा होता है और उसके बाद जाकर टूटता है, ठीक है। उसके बाद है ना, अगर आपने प्लाज्मोडियम को देखा होगा, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट का नाम होता है जो क्या करता है, आपके अंदर मलेरिया कॉज करता है। जब मैंने आपको डिजीज वाला टॉपिक पढ़ाया था, वहां मैंने आपको काला अजहर के बारे में भी पढ़ाया था और मलेरिया के बारे में भी पढ़ाया था। तो प्लाज्मोडियम के अंदर अगर आप देखोगे ना, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। यानी कि प्लाज्मोडियम है ना, मल्टीपल हो रहे हो, बहुत सारे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं, मल्टीपल फिजन बनाते हैं। अमीबा क्या करता है, दो इक्वल डॉटर सेल्स में टूट जाता है, इसको हम क्या बुलाते हैं, बाइनरी फिजन। देखो बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू, ठीक है। आपको लेशमेनिया के अंदर भी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, अमीबा के अंदर भी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। मल्टीपल फिजन आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम में क्या करते हैं, एक एक मार्क में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल फिजन देखने को मिलेगा या फिर बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम क्या शो करता है, मल्टीपल फिजन शो करता है, अमीबा क्या शो करता है, बाइनरी फिजन शो करता है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या करता है, टू इक्वल हाफ में
डिवाइड हो जाते हैं और इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने यंग वन को पैदा करते हैं। उनके अंदर रिप्रोडक्शन का यही मेथड है, ठीक है। ये देखिए, तो अमीबा आपका क्या करता है, अपने सेल के साइज को इंक्रीज कर रहा है, उसका जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो गया और उसके बाद वो किस में टूट गया है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया है। सेम आपके लेशमैनिया में भी ऐसा होता है। लेशमैनिया जो आपको कौन सी बीमारी देता है, काला जर देता है, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हो एक ओरिएंटेशन को ये फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, पीसीस में टूट जाना। कोई भी चीज फ्रेगमेंट हो गई है, पीसीस में टूट गई है, ठीक है। तो जो आपका स्पाइरोगायरा होती है, जो आपकी एल्गी होती है, वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल पीसीस में टूट जाती है और उसकी जो हर एक पीस टूटा है ना, वो एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। इस तरीके से आपकी जो स्पाइरोगायरा एल्गी है वो ग्रो करती है फ्रेगमेंटेशन के मेथड से। उसके बाद आता है रीजनरेशन। तो आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स ना ऐसे होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की। यानी कि अगर आपने देखा होगा छिपकली की अगर कभी पूंछ कट जाती है ना, थोड़े दिन के बाद आप देखोगे उसकी पूंछ दोबारा से ग्रो कर जाती है। उसके अंदर कौन सी कैपेसिटी है, रीजनरेशन कैपेसिटी है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको आपने ना कट कर दिया और हर एक पीस से वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो जो हमारा प्लेनेरिया होता है, हमारा जो हाइड्रा होता है, उन दोनों के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो अगर आप प्लेनेरिया के आपने मान लो 3 पीसेस कट कर दिए, तो तीनों के तीनों पीसेस क्या कर लेते हैं, फुल ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो रीजनरेशन में है ना कुछ स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व होती है। वो क्या करती है, अपने आप को प्रोलिफरेट करती है, अपना नंबर बढ़ाती है और उसके बाद जब सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो क्या करती है, अपने आप को डिफरेंट ऑर्गन में कन्वर्ट कर लेती है। तो आपका जो प्लेनेरिया और हाइड्रा है वो किस मेथड से ग्रो करते हैं, रीजनरेशन के मेथड से ग्रो करते हैं। हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी कौन दिखाता है, हमारा प्लेनेरिया दिखाता है, ठीक है। आप इसे कितने भी पीसेस में कट कर दो, ये दोबारा से अपने आप को पूरे फुल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद आता है बडिंग। तो आपने देखा होगा जो हमारी ईस्ट होती है, जो हमारा हाइड्रा होता है, वो दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, उनके अंदर से है ना एक बर्ड डेवलप होता है, ठीक है। एक आउटग्रोथ की तरह एक बर्ड निकलता है, ठीक है। उसके अंदर है ना रिपीटेड सेल डिवीजन होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। उसके बाद है ना वो जब एक टाइनी इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है, उसको आप निकालेंगे और एक अलग से उसको ग्रो कर देंगे ना, तो वो पूरा का पूरा फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो ये जो बर्ड है, ये पूरा टाइनी इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद मैच्योर हो जाता है और पेरेंट बॉडी से खुद को डिटैच कर लेता है, क्योंकि अभी क्या बन गया, खुद एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा हाइड्रा है वो रीजनरेशन के मेथड से भी ग्रो कर सकता है, बडिंग के मेथड से भी ग्रो कर सकता है, और बडिंग के मेथड से हमारी ईस्ट भी ग्रो करती है, ठीक है। उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट होते हैं, वो किससे ग्रो करते हैं, कोई प्लांट होता है जो रूट से ग्रो करता है, कोई होता है जो स्टेम से भी ग्रो कर सकता है, कोई होता है जो लीव से भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर अगर वो इन पार्ट से ग्रो कर जाता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बुलाते हैं। तो आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम का ना एक प्लांट होता है, तो ब्रायोफाइलम की लीफ जब गिर जाती है ना, तो उसकी जो लीफ की मार्जिन होती है, वहां से है ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक ही लीफ में से है ना बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इजीली ग्रो हो सकता है ये अपनी लीफ के थ्रू। तो आपको याद रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दिखाता है कौन, हमारा ब्रायोफाइलम का प्लांट, ठीक है। उसके अलावा जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की प्रॉपर्टी है ना, ये हमारी बहुत सारे प्लांट्स को बनाने में मदद करती है। जैसे कि अगर आपको शुगर केन को उगाना है, आपको रोजेस का गार्डन लगाना है, आपको ग्रेप्स उगाने हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, लेयरिंग का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राफ्टिंग का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, रोजेस की आप कटिंग लेते हो, उसको कट करते हो और उसको ग्रो होने देते हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक प्लांट के ऊपर है ना एक दूसरे टाइप का रोज भी ग्राफ्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से जो आप प्लांट उगाते हो ना, उसके अंदर है ना बहुत जल्दी फ्लावर्स एंड फ्रूटिंग देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू जो हम सीड से उगाते हैं। अगर आपने एक प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से उगाया है, यानी कि आपने ग्राफ्ट किया है, या फिर आपने उसको लेयर मेथड से उगाया है, या फिर आपने एक प्लांट को सीड के मेथड से उगाया, तो जो सीड वाला प्लांट होगा ना, उससे जल्दी फ्लावर्स एंड फ्रूट आ जाते हैं। कौन से मेथड वाले प्लांट के ऊपर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड वाले प्लांट से, ठीक है। इसके बाद है ना बहुत सारे प्लांट्स की प्रोपिगेशन पॉसिबल हो पाती है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की वजह से, जिनके पास है ना सीड्स नहीं होते। तो आपने देखा है बनाना के अंदर कोई सीड नहीं होता, ठीक है, रोज के अंदर भी कोई सीड नहीं होता, जैस्मिन के अंदर सीड नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड्स भी अवेलेबल नहीं है, उनको भी हम बहुत आराम से प्रोपिगेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। सो जो आपने है ना रोज का एक प्लांट लगा रखा है और रोज का कोई सीड नहीं आने वाला, तो आप क्या करोगे, अपने प्लांट की एक स्टेम को कट करोगे, उसको एक दूसरे पॉट में लगा दोगे, थोड़े दिन के बाद आप देखोगे उसके अंदर लीव्स आ जाती है। तो एक ऐसा मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है, ठीक है। उसके बाद है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस्तेमाल करने का एक जो एडवांटेज आपको देखने को मिलता है, आपको है ना जेनेटिकली सिमिलर प्लांट मिलता है। यानी कि जो ये सारे मेथड है ना,
जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड है, इसमें जो प्लांट होता है ना, कोई भी वेरिएशन शो नहीं करता है। जो कैरेक्टरिस्टिक उसके पेरेंट्स के पास थी वही सारी कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होती है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है ना वेरिएशन बहुत हाई होती है, लेकिन जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, और ये सारे के सारे हमारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है, इनके अंदर है ना जो पेरेंट की क्वालिटी होती है वही बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है। यानी कि अगर आपने एक रोज को है ना, रोज की कोई कटिंग लेके आपने लगाया था, तो उसके अंदर कोई वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगी। जो उसका पेरेंट रोज प्लांट था, बिल्कुल वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ये एडवांटेजेस है। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो आपने कभी कभी देखा होगा, जो हमारा ब्रेड है, अगर आपने उसको है ना हवा में रख रखा है, ठीक है, तो 2-3 दिन के बाद आप देखोगे उस पर है ना फंजाई ग्रो कर जाती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ब्रेड मोल्ड बुलाते हैं। और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, राइजोपस होता है। ठीक है, तो राइजोपस के ऊपर एक्चुअली क्या ग्रो कर जाते हैं, हमारे एयर में ना बहुत सारे स्पोर घूम रहे हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बहुत सारे फंजाई क्या करती है, अपने स्पोर को फॉर्म करती है। ठीक है, स्पोर्स बना लेती है, स्पोरेंजा के अंदर स्पोर्स ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो क्या कर सकते हैं, राइजोपस के न्यू इंडिविजुअल्स को ग्रो कर सकते हैं। अब इनके ऊपर है ना एक बहुत थिक वॉल आ जाती है, जो क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। जैसे ही इनको मॉइस्ट कंडीशंस मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये वहां पर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। तो ब्रेड के ऊपर जैसे ही उनको मॉइस्चर दिखता है, वो क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, वो एयर में घूम रहे हैं और अपने आप को कवर करने के लिए उनके पास एक मोटी सी थिक सी प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, ये सारे मेथड जो मैंने आपको अभी तक कराए हैं, ये सब कैसे मेथड है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है ये। उसके बाद आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जब आप है ना अपने ऑर्गेनिजम्स का यंग वन पैदा करोगे, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, गैमीट्स का फ्यूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेल एंड फीमेल के गैमीट जब आपस में फ्यूज करेंगे और उसकी वजह से जो आपको प्लांट मिलेगा या एनिमल मिलेगा, उसको हम क्या बुलाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बुलाते हैं। तो अब हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपको पता है हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। उससे नीचे हमारे जितने भी बेसिक प्लांट्स हैं उनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट कहलाते हैं। आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है प्लांट का, तो फ्लावर्स होते हैं। अब अगर आप अपने फ्लावर्स को देखोगे, उसके अंदर आपको क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देंगी पेटल्स। ठीक है, आपने देखा ना जो बहुत ही सुंदर सुंदर सा, अगर आप हिबिस्कस का प्लांट देख रहे हो, तो हिबिस्कस के प्लांट में वो रेड रेड कलर की इतनी सुंदर जो पेटल्स है, वो क्या कहलाती है, रेड रेड कलर की जो आपको पत्तियां दिखाई देती है, वो क्या कहलाती है, पेटल्स कहलाती है। उसके बाद है ना नीचे आपको ग्रीन वाला एक पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, जब कली होती है, आपका जो फूल है वो अभी बंद है, कली में बंद है, उसको जो कवर करके रखती है वो ग्रीन ग्रीन पत्तियां, वो क्या कहलाती है, सेपल्स कहलाती है। उसके बाद है ना उसके अंदर अगर स्टेमन्स प्रेजेंट है, तो स्टेमन्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर, और पिस्टिल और कार्पल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल और कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो जो स्टेमन और कार्पल है वो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे फ्लावर के अंदर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। आपको पता है ना हमारा जो बर्थ पॉसिबल है वो किसकी वजह से पॉसिबल है, जर्म सेल्स की वजह से। आपकी बॉडी में ऑटोजोमल सेल्स भी होते हैं और जर्म सेल्स भी होते हैं। तो जो जर्म सेल्स होती है वो बेबी के बर्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे ही जो हमारे फ्लावर्स है उनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, मेनली वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो फ्लावर्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम फ्लावर को ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास है ना 2 टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होता है, यानी कि एक फ्लावर के पास तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा कोई फ्लावर होगा उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी कि दोनों के दोनों जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं यहाँ पर। तो ऐसे प्लांट कौन से होते हैं, पपाया का जो प्लांट है, वाटरमेलन का जो प्लांट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल बताइए, तो पपाया और वाटरमेलन कैसे फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यानी कि उस पर या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, दोनों नहीं होते। उसके बाद आते हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिसमें है ना एक ही फ्लावर के अंदर आपको स्टेमन्स भी देखने को मिलती है और पिस्टल भी देखने को मिलती है। तो आपका जो हिबिस्कस का प्लांट है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन फ्लावर्स को हम क्या बुलाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बुलाते हैं। उसके बाद आता है हमारे जो स्टेमन्स है, तो स्टेमन किससे मिलकर बने होता है, स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, आपके जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा पिस्टिल, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है।
स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो एंथर है ना, जो भी पॉलन को रिलीज करेगा वो कहाँ जाते हैं, पहले स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, फिर उसको स्टाइल के थ्रू कहाँ तक पहुँचते हैं, ओवरी तक पहुँच जाते हैं। तो जो आप ओवरी देखते हो ना, तो जो स्वेलन बॉटम पार्ट होता है, अगर आपने कभी भी है ना हिबिस्कस का फ्लावर तोड़ा, आपको वो जो एक उसके अंदर से एक फिलामेंट आपको निकलता है, तो उस फिलामेंट को जब आप तोड़ के नीचे देखो ना, तो आपको एक थोड़ा सा सूजा हुआ पार्ट मिलता है, बॉटम वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, ओवरी बुलाते हैं। ठीक है, बीच में जो एक मिडिल एलोंगेटेड पार्ट जा रहा होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, स्टाइल बुलाते हैं। और सबसे एंड वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टिग्मा होता है। उसी के ऊपर आके पहले हमारे पॉलन ग्रेन गिरते हैं, फिर वो स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करते हैं और बाद में वो कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारी ओवरी के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर अगर आप उसका सेक्शन देखोगे ना, तो वहां पर आपको बहुत सारे ओव्यूल्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल का जो एग है वो प्रेजेंट होता है। और अब पॉलन क्या होते हैं, वो मेल से आए हैं, तो मेल एंड फीमेल का जो पार्ट है वो यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज होना शुरू होगा। तो हमारी जो मेल जर्म सेल है उसने क्या बनाया, पॉलन ग्रेन बनाया। अब वो पॉलन ग्रेन जाकर हमारे जो ओव्यूल्स के अंदर एग प्रेजेंट है उसके साथ जाके फ्यूज कर गए। और आपको पता है मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से अब आपको क्या मिल सकता है, न्यू प्लांट मिल सकता है। आपका पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, हिंदी में इसे परागण बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है ना, दो मेथड हो सकते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट थे, तो वहां पे क्या होगा, पॉलन गिरेगा, सेम फ्लावर के ऊपर ही गिरा और उसने क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर पॉलन है ना किसी दूसरे फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाके, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके गिर रहा है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बुलाते हैं। कभी कभी तो हवा की वजह से जाके गिर रहा होता है, कभी कभी पानी की वजह से भी गिर जाता है, कभी कभी होता है आपकी मधुमक्खी एक फ्लावर पे बैठी, उसने वहां से पॉलन उसके पैरों में चिपक गए, अब वो आके दूसरे पे बैठी तो वहां पे उसने वो पॉलन छोड़ दिए। तो पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन हो सकते हैं, पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, और एनिमल्स भी हो सकते हैं। स्पेशली जो हमारे बी होती है या हमारी जो बटरफ्लाइज होती है, इस किस में मदद करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है, क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो जैसे ही पॉलन है ना सुटेबल स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है, ठीक है, तो वो जाके ओवरी में जाके फ्यूज कर जाता है और पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। तो क्या होगा, अब आपका पॉलन स्टिग्मा पे आके गिरा था, अब उसे कहाँ पहुंचना है, ओवरी तक पहुंचना है। तो ओवरी तक पहुंचने के लिए वो क्या करता है, वहां पर एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है आपके स्टाइल के अंदर। तो वहां पर जो एक पॉलन ट्यूब बन गई है उसके थ्रू आपके पॉलन कहाँ पहुंच जाएंगे, आपकी ओवरी तक पहुंच जाएंगे। और जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है, इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, कीमोट्रोपिज्म भी बुलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल एंड फीमेल के जो जर्म सेल्स है वो आपस में फ्यूज कर गए, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। उसके बाद आपका जाइगोट क्या होगा, डिवाइड होगा और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपका जो एम्ब्रियो है जो ओव्यूल के अंदर डेवलप कर रहा है, तो ओव्यूल क्या करेगा, इसके बाहर है ना एक टफ कवर दे देगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट थे और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो ओवरी होता है ना, जो आप फ्रूट खाते हो, वो और कुछ नहीं होता, राइपेंड ओवरी होती है। जो आपकी ओवरी है वो राइप कर गई है, पक गई है, उससे आपका क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, और उसके अंदर जो आपको सीड मिलता है ना, वो क्या होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट थे ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो राइपेंड ओवरी क्या कहलाती है, फ्रूट कहलाती है। और उस फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने एप्पल का फ्रूट खाया तो उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं ना, आपने ऑरेंज खाया उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। ठीक है, तो सीड क्या हेल्प करते हैं, आपकी सीड की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे ही आप इस सीड को ग्रो करोगे तो उससे आपको क्या मिल जाता है, एक न्यू प्लांट मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब एक सीड की मदद से आपने उसको जर्मिनेट किया और एक न्यू प्लांट आपको उसमें से मिल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे देखना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा के ऊपर आके क्या गिर गया है, आपके पॉलन ग्रेन्स गिर गए हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या कहलाते हैं, मेल जर्म सेल कहलाते हैं। तो अब क्या किया, स्टिग्मा के अंदर है ना एक पॉलन ट्यूब बन गई। इस पॉलन ट्यूब की मदद से आपका जो पॉलन है वो अब ट्रैवल कर रहा है, किसकी मदद से, पॉलन ट्यूब की मदद से। और अब वो कहाँ जाएगा, आपका जो बॉटम वाला स्वेलन पार्ट है ओवरी, उसके पास जाएगा। अब यहाँ पर जाकर ये क्या करता है, जो एग है फीमेल का, जो ओवरी के अंदर एग प्रेजेंट है उसके साथ जाके फ्यूज कर जाता है। तो मेल एंड फीमेल के जो जर्म सेल्स है वो आपस में फ्यूज कर गए, तो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
उसके बाद अगर आप अपने सीड को देखोगे ना, तो आपका सीड अगर दो पार्ट में इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम प्लीम्यूल बुलाते हैं, उसका जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको हम रेडिकल बुलाते हैं। तो जो रेडिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्यूचर रूट में कन्वर्ट होती है, और प्लीम्यूल क्या बनाता है, आपका फ्यूचर शूट बनाता है। यानी कि जो आपकी शूट निकलेगी, सीड के अंदर से जो शूट निकलेगी वो कहाँ से निकलती है, प्लीम्यूल से निकलती है, और आपकी जो रूट निकलेगी वो कहाँ से निकलती है, रेडिकल से निकलती है, बॉटम वाले पार्ट से निकलती है। तो अब हमें पढ़ना है ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है वो कैसे कैसे पॉसिबल है। तो आपने देखा होगा जब प्यूबर्टी का ड्यूरेशन आता है, जो आपकी टीनेज स्टार्ट होती है, आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो आपके अंदर है ना बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। मेल एंड फीमेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि आपके जो आर्मपिट्स है वहाँ पर बहुत ही थिक बाल ग्रो करने लग जाते हैं। लड़कों के अंदर दाढ़ी आने लग जाती है, जेनाइटल एरिया के अंदर बाल आने लग जाते हैं, के ऊपर भी है ना दाढ़ी आने लग जाती है। स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और बहुत सारे पिंपल्स भी आने लग जाते हैं। देखो गर्ल्स के अंदर अलग अलग चेंज आते हैं और बॉयज़ के अंदर अलग अलग चेंज आते हैं। अगर आप गर्ल्स को देखोगे ना, तो उनका जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज होने लग जाता है, उनकी जो निप्पल वाली स्किन होती है वो डार्क होने लग जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि क्या होने लग जाता है, हर मंथ उन्हें पीरियड आने लग जाते हैं। ये होता है लड़कियों के अंदर प्यूबर्टी के दौरान। उसके बाद बॉयज के अंदर क्या होता है, लड़कों के अंदर है ना दाढ़ी आने लग जाती है, उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, उनका जो पेनिस है वो इनलार्ज होने लग जाता है, साइज में इरेक्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो यानी कि मेल एंड फीमेल के अंदर है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आने शुरू हो जाते हैं। की आवाज़ भी बदल जाती है, बॉयज़ की आवाज़ भी बदल जाती है, उनके आर्मपिट्स में हेयर आ जाते हैं, लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बॉयज़ की जो है वो बियर्ड आने लग जाती है, और दोनों के अंदर पिंपल्स भी आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप जब देखोगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और आपको पता है मेल्स के अंदर है ना एक पेयर होता है टेस्टिस का, ठीक है। और ये जो हमारी टेस्टिस होती है कहाँ पर स्टोर्ड होती है, एक बैग के अंदर स्टोर्ड होती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्क्रोटम बुलाते हैं। तो जो स्क्रोटम होता है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, हमारे जो स्पर्म्स है ना उनको थोड़ा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, उनके फॉर्मेशन के लिए थोड़ा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। यानी कि जैसे ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस है ना, तो टेस्टिस को स्पर्म्स बनाने के लिए अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए जो हमारा टेस्टिस है वो कहाँ पर होता है, एक बैग के अंदर होता है, एक पाउच के अंदर होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्क्रोटम बुलाते हैं, और ये हमारी बॉडी के बाहर होता है। अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि स्क्रोटम हमारी बॉडी के बाहर क्यों लाई करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसके अंदर टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस अराउंड कम चाहिए होता है। उसके बाद है ना एक यहाँ से पाइप जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। आगे जाके एक पाइप और इसके साथ कनेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेटर बोल रहे हैं। तो यूरेटर आपकी किस में हेल्प करता है, आपका जो यूरिन बन रहा है वो कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर होता है। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका जो वास डिफरेंस है उसके साथ क्या क्या कनेक्ट कर गए हैं, सेमिनल वेसिकल कनेक्ट कर गए हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी कनेक्ट हो गया। तो अब क्या करता है, आपका जो सेमिनल वेसिकल है ना, यहाँ पर है ना ये कुछ सिक्रीशंस ऐड करता है। आपके वास डिफरेंस के थ्रू आपका स्पर्म ट्रैवल करके आ रहा था, और फिर सेमिनल वेसिकल ने उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की, और इसके साथ ही मिलके आपका क्या बनता है, सीमेन बनता है। फिर आपका ये सीमेन क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू है ना, यूरिन और आपका सीमेन दोनों ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। उसके अलावा मेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स है। इनके फंक्शन क्या है ये भी आपको मालूम होने चाहिए। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का रोल क्या है, आपके जितने भी स्पर्म्स बनने हैं, तो स्पर्म क्या होते हैं, मेल जर्म सेल्स होते हैं। तो मेल जर्म सेल बनने का जो प्रोसेस है, यानी कि आपके स्पर्म्स का बनने का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर टेक प्लेस करता है, आपके टेस्टिस के अंदर टेक प्लेस करता है। ये जो टेस्टिस है ये आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक बैग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्क्रोटम बुलाते हैं। अब स्क्रोटम के अंदर वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया कि उन्हें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लो टेम्परेचर
चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम हमारी बॉडी के बाहर लाई कर रहा होता है, मेल्स की बॉडी के बाहर लाई कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो टेस्टिस है उसके क्या रोल है। एक तो वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बुलाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या रोल होता है, एक तो ये आपके जो मेल की सेक्सुअल डिजायर है उसको कंट्रोल करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं मेल के अंदर वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसमें भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है, और आपकी अपीयरेंस में जितने भी चेंज आते हैं, प्यूबर्टी में लड़कों के अंदर जितने भी चेंज आते हैं वो सब कुछ किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्पर्म्स आपके टेस्टिस के अंदर बने हैं वो वास्ट डिफरेंस के साथ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस बाद में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से एक जो हमारी ट्यूब आ रही है उसके साथ कनेक्ट कर जाती है, और वो फिर क्या बनाती है, कॉमन पैसेज बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। और यूरेथ्रा के थ्रू दोनों चीजें ट्रैवल करती है, जो मेल के अंदर स्पर्म्स बॉडी से बाहर निकलते हैं वो भी इसी के थ्रू बाहर निकलते हैं, और जो यूरिन बाहर निकलता है वो भी इसी ट्यूब के थ्रू, कॉमन पैसेज के थ्रू बाहर निकलता है। उसके बाद है ना, हमारे जो ये जो पाथ जा रहा है, हमारा वास्ट डिफरेंस का जो पास जा रहा है, इसके अंदर है ना बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। एक ग्लैंड था प्रोस्टेट ग्लैंड, एक था सेमिनल वेसिकल। ये भी अपने अपने सिक्रीशंस को इसमें ऐड करते हैं ताकि आपका जो स्पर्म है वो है ना उसके ट्रांसपोर्ट को इजी बनाने के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के। देखो हमारे स्पर्म को है ना बहुत ज़्यादा देर तक जिंदा रहना है, क्यों, क्योंकि उसे अभी फीमेल की बॉडी में एंटर करना है, फर्टिलाइज करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो शुगर को प्रोवाइड करना, उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, जो आपका सेमिनल वेसिकल होता है ना उसके सिक्रीशंस होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पर्म्स क्या होते हैं, टाइनी बॉडीज होते हैं जो किससे बने होते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्पर्म्स को अगर आप देखोगे ना उसके पास है ना एक टेल भी प्रेजेंट होती है जो उसकी किस में हेल्प करती है, स्विम करने में हेल्प करती है, ट्रैवल करने में हेल्प करती है। जब वो कहाँ पर पहुंचता है, फीमेल जर्म सेल के पास पहुंचता है। आपको ना एक बात मालूम होनी चाहिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है ना जो मोबाइल पार्ट होता है, जो मूव कर सकता है वो स्पर्म होता है। जो एग होता है ना वो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके पास कोई मोबाइल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो स्पर्म होता है वो ट्रैवल करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास एक टेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए दोबारा से, आपके टेस्टिस के अंदर क्या हुआ, स्पर्म बने, वो वास्ट डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल कर गए। उसके बाद है ना यूरेटर एंड वास्ट डिफरेंस जो है आपस में कंबाइंड पैसेज इन्होंने बना लिया, और इसके अंदर है ना आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, उसने अपने सिक्रीशंस को भी रिलीज किया, और अब आपका जो यूरेथ्रा है, ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके पेनिस में प्रेजेंट होता है। इसके थ्रू ही आपके बॉडी से स्पर्म भी बाहर निकलते हैं, और इसी के थ्रू आपकी बॉडी से यूरिन भी बाहर निकलता है। उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जैसे मेल के अंदर मेल जर्म सेल्स बनते हैं, वैसे फीमेल के अंदर है ना फीमेल के एग्स बनते हैं। ठीक है, तो आपको पता है फीमेल के अंदर एग्स कहाँ पर बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं। तो जैसे हमारे पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, वैसे फीमेल के पास है ना एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, ओवरीज के अंदर हमारे कुछ हॉर्मोन्स भी बनते हैं। जैसे वहां पर टेस्टोस्टेरोन बन रहा था, यहाँ पर क्या बनेगा, ईस्ट्रोजन बनेगा। ठीक है, तो जब एक लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरीज के अंदर है ना बहुत सारे इमेच्योर एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है जब आप अपनी मदर के पेट में होते हैं ना, कोई भी लड़की जब अपनी मदर के पेट में होती है तभी उनके अंदर है ना बहुत सारे एग्स बन चुके होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, सारे के सारे एग्स इमेच्योर होते हैं। तो जैसे ही लड़की क्या होता है प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचती है तो एग जो है वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एवरी मंथ वुमेन की बॉडी क्या करती है, जब मेंस्ट्रुएट करती है तो एक एग को रिलीज करती है। अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, तो वो एग जो है, जो लेयर आपकी बॉडी ने बना रखी थी, एंडोमेट्रियम ने जो अपने आप को रेडी कर रखा था बेबी को नरिश करने के लिए, वो टूट के बॉडी से बाहर निकलने लग जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो एग क्या होता है, आपकी ओवरी से कहाँ पर ट्रैवल करता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि आपका स्पर्म ट्रैवल करके कहाँ पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। आपकी ओवरी से जो ओवम निकला है वो भी कहाँ पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचेगा। वहां पर इन दोनों का क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बेबी का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये जाकर कहाँ पर चिपक जाता है, यूट्रस के ऊपर जाके चिपक जाता है। ठीक है, तो एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, यूट्रस बुलाते हैं, जहां पर बेबी का पूरा नरिशमेंट टेक प्लेस करता है।
यूट्रस फिर कहाँ पर खुलता है? वेजाइना में खुलता है। किसकी मदद से? सर्विक्स की मदद से। ठीक है, ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आपको यहाँ पर है ना ओवरीज दिखाई दे रही है, 2 ओवरी प्रेजेंट होती है, एक साइड पे एक ओवरी प्रेजेंट है, दूसरे साइड पे एक ओवरी प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रक्चर आपको जाते हुए दिख रहा है, ओवरी के बाद क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। तो जहाँ जब यहाँ से एग रिलीज हो जाता है तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? मेल एंड फीमेल जो एग्स है वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं और क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर टेक प्लेस करती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर टेक प्लेस करती है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यूट्रस, जहाँ पर आपका बेबी का नरिशमेंट होता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रही है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद जो आउटर पार्ट है वो क्या कहलाता है? वेजाइना कहलाता है। अब उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही स्पर्म है ना वेजाइनल पैसेज के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स जब टेक प्लेस कर रहा होता है तो स्पर्म्स क्या करते हैं? फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं। ओविडक्ट हम किसको बुला रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब को बुला रहे हैं। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा? आपके जो मेल का स्पर्म आया है और जो फीमेल ने एग रिलीज किया है वो दोनों के दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आपका जाइगोट जो है वो जाकर इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, फिर आपके यूट्रस के अंदर वो क्या करने लग जाता है? खुद को ग्रो करने लग जाता है, डिवाइड करने लग जाता है। तो पता है फीमेल की जो बॉडी है ना वो हर मंथ अपने आप को रेडी करती है, अपने यूट्रस को रेडी करते हैं, क्योंकि आपको पता है फीमेल की बॉडी है ना जैसे ही प्यूबर्टी पे पहुंचती है हर मंथ एक एग को रिलीज करती है। तो उसे लगता है कि स्पर्म भी आ सकता है, बेबी को मुझे नरिश करना है। तो यूट्रस क्या करता है? अपने आपके पास है ना एक अच्छी सी बेड को रेडी कर लेता है। उसकी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वहां पर थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है, बहुत सारा ब्लड वहां पर आ जाता है। वो क्या करने वाला है? एम्ब्रियो को नरिश करने वाला है। ठीक है, तो एम्ब्रियो को जो सारा का सारा न्यूट्रिशन मिलता है वो किससे मिलता है? मदर के ब्लड से मिलता है। जो स्पेशल टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। तो आपको पता है ना आप अपनी मदर की बॉडी में जब प्रेजेंट थे तो आपको सारा का सारा न्यूट्रिशन किसकी तरह से मिल रहा था? एक प्लेसेंटा के थ्रू आप अपनी मदर की बॉडी से कनेक्टेड थे। ठीक है, तो एक जो डिस्क होती है जो कहाँ पर एम्बेडेड होती है? आपकी यूट्राइन वॉल में कनेक्टेड होती है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और बेबी जितना भी वेस्ट रिलीज करता है ना वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही रिलीज करता है। ठीक है, तो बेबी की जो ग्रोथ है वो कहाँ पर टेक प्लेस कर रही है? मदर की बॉडी के अंदर टेक प्लेस कर रही है। 9 मंथ तक ये होती रहती है। ठीक है, उसके बाद 9 मंथ के बाद क्या होगा? जब आपका 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर कभी कभी 9.5 महीने भी हो जाते हैं, कोई कोई बेबी होता है वो 10 महीने में पैदा होता है, कोई कोई 8.5 महीने में होता है, पर जो नॉर्मल टर्म होता है वो हम कितना मानते हैं? 9 मंथ मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपका जो यूट्रस है उसके अंदर रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है ना वो हमारी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? बेबी पैदा हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? पार्चुरेशन बुलाते हैं। ठीक है, अगर सोचो फीमेल की बॉडी ने एक एग को रिलीज किया, उसने एंडोमेट्रियम लेयर को भी प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन अगर स्पर्म एंटर ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या होता है? वो एंडोमेट्रियम लेयर टूट के बॉडी से बाहर आने लग जाती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बुलाते हैं। ठीक है, और इस टाइम जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना तब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है। इससे आपको पता चलता है कि शायद आप प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उन लोगों के भी पीरियड मिस आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, उससे आके स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया होगा, तो क्या होगा? आपके यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था एक फर्टिलाइज्ड एग को लेने के लिए। तो आपकी जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, वो थिक एंड स्पॉन्जी बन रखी थी, वहां पर बहुत सारा ब्लड प्रेजेंट था, ब्लड सप्लाई वहां पर प्रेजेंट थी। अब फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं पाया, तो क्या हुआ? इस लाइनिंग की अब कोई जरूरत नहीं है, आपके शरीर में इस लाइनिंग की अब कोई जरूरत नहीं है। तो ये लाइनिंग है ना स्लोली स्लोली टूटने लग जाती है, और वेजाइना के थ्रू है ना ब्लड एंड म्यूकस बाहर आने लग जाता है। ठीक है, ये साइकिल है ना हर महीने होती है, और इस साइकिल को हम क्या बुलाते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बुलाते हैं। और किसी के अंदर पीरियड 2 दिन के होते हैं, किसी के अंदर 3 दिन के होते हैं, किसी के अंदर 2 से 5 दिन हम मेनली मान के चलते हैं, पर कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर 2 से 8 दिन भी उनके पीरियड्स चल सकते हैं। ठीक है, तो
कि ये कब होता है, जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता है। आपको मेंस्ट्रुएशन को कब फेस करना पड़ता है, जब आपकी बॉडी के अंदर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, उससे आके स्पर्म ने फ्यूज नहीं किया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपको पता है, आपको चाहे आप एक मेल है चाहे आप फीमेल है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर आप इन्वॉल्व है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो सेक्सुअली एक दूसरे पार्टनर से आपको फैल सकती है। तो उन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आपको जो बीमारियां फैल सकती है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आते हैं जैसे कि गोनोरिया और सिफिलिस, वायरल इन्फेक्शन भी आते हैं जैसे कि वॉट्स एंड HIV एड्स। तो बहुत सारे प्रिकॉशन मेथड हमें इस्तेमाल करने होते हैं जो आपको किससे बचाएंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाएंगे और प्रेगनेंसी से भी बचाएंगे। तो सबसे सिंपल एक मेथड होता है जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका कॉन्डम जो होता है वो किससे बना होता है, लेटेक्स रबड़ से मिलके बना होता है। और ये क्या करता है, आपको कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है और प्रेगनेंसी होने से भी बचाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो है कि आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीका है आप पिल्स लेते हैं। बहुत सारी ऐसी पिल आती है जो आपकी किस में हेल्प करती हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वुमेन की बॉडी के अंदर है ना एक स्ट्रक्चर इंसर्ट किया जाता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, कॉपर टी बुलाते हैं। तो ये भी प्रेगनेंसी अवॉइड करने का एक मेथड है। उसके अलावा है ना, कुछ लोग प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि सोचिए उनके 2 बच्चे हो गए और उन्हें 2 ही बच्चे चाहिए थे, या फिर 1 बच्चा हो गया है, 3 बच्चे हो गए हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, सर्जरी करा लेते हैं। तो उसको सर्जिकल मेथड क्या कहलाते हैं, वेसिक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपकी किस में हेल्प करते हैं, आपको प्रेगनेंसी से बचाने में हेल्प करते हैं। कॉन्डम आपकी किस में मदद करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से आपको बचाता है। क्योंकि आपको पता है जो HIV है, हेपेटाइटिस है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये सब है ना बहुत ही खतरनाक बीमारियां। इनमें से कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो आपकी जान ले सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।